अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपना चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 का जो नेम है वो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, हमने पढ़ा था कि किसी भी इकोनॉमी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, जिसमें हमने था कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना चाहती है कोई भी इकोनॉमी। ठीक है। वो जो है आप कह लो कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको बेहतर करना चाहते हैं और अपनी इन्फ्लेशन जो है उसको कम करना चाहते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोगों के पास रोजगार होना, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोगों का बेरोजगार होना। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, ये बेसिकली वो दो इश्यूज को एड्रेस कर रहा है जो कोई भी इकोनॉमी कम करना चाहती है। लाइक इन्फ्लेशन यानी कि चीज़ों का महंगा होना, इसको भी हर इकोनॉमी जो है वो कम करना चाहती है। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोगों का बेरोजगार होना, इसको भी हर इकोनॉमी जो है वो कम करना चाहती है। अच्छा, सबसे पहले पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इन्फ्लेशन क्या है? परसिस्टेंट इंक्रीज, एक लगातार बढ़ना या मुसलसल बढ़ना जनरल प्राइस का। ठीक है। एंड देन फॉल इन रियल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब चीज़ों की प्राइस जो है वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाए और उनकी जो मनी की वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाए रियल मीनिंग्स में, तो इसको हम कहेंगे वहाँ पे इन्फ्लेशन आ गई। मतलब कि आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं और आपकी जो करेंसी है या आपकी जो मनी है उसकी वैल्यू कम है, अब उस मनी से आप कम चीज़ें खरीद पा रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन हुई है उस इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। फिर एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, कॉल बोर्न। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आपको चाहिए थोड़ी सी चीज़ें खरीदने के लिए, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन है। फिर एक इकोनॉमिस्ट हैं, सैमुअलसन। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन क्या है? एक मेजर है, मतलब एक ऐसा पैमाना है जिससे हम नाप सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जिसके साथ हम ये नाप सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है जनरली सब चीज़ों की प्राइस लेवल में ऑफ अ प्री डिटरमेंट बास्केट ऑफ गुड। वो चीज़ें जो पहले से एक बास्केट के अंदर हमने डिटरमिन करके रखी थी कि अगर इन गुड और सर्विसेज की प्राइस बढ़ेगी तो हम समझेंगे कि एक ओवरऑल जनरल लेवल में सब चीज़ों की प्राइस बढ़ी है। तो जिस पैमाने से इसको नापेंगे उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है। सैमुअलसन ने क्या कहा? सैमुअलसन ने कहा कि ये एक मेजर है, पैमाना है ऑफ रेट, जिससे हम रेट नापते हैं। किस चीज़ का रेट नापते हैं? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्री डिटरमिन्ड बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी के लेवल पे ना जब एक कंट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी हुई है इसको जानने के लिए ना वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, वो पहले से कुछ गुड और सर्विसेज को ना अपने पास डिटरमिन कर लेते हैं कि ये वो चीज़ें हैं। से कि हम कहें कि आटा, ठीक है, चीनी, चावल, इस तरह की ना बेशुमार चीज़ें होती हैं जो उनको लगता है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। वो इनको पहले से डिटरमिन कर लेते हैं, मतलब एक बास्केट बना लेते हैं। बास्केट का मतलब ये नहीं है कि कोई सच में बास्केट होती है, लेकिन वो एक पहले पेज के ऊपर चीज़ें लिख लेते हैं पहले से कि 200-300 चीज़ें उन्होंने बेसिक लिख ली। गुड एंड सर्विसेज दोनों उसके अंदर शामिल होती हैं कि अगर इनकी प्राइसेस बढ़ी, ये पहले से जो हमने डिटरमिन करके रखी है गुड एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब ये होगा कि इस इकोनॉमी के अंदर अब महंगाई हुई है। और जिस पैमाने से हम ये महंगाई की शरह को नापते हैं उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बेसिकली एक रेट है जिससे हम जो है ना नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं कि प्राइस लेवल जो एक पहले से डिटरमिन की हुई चीज़ों की बास्केट है उसके प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा है, तो वो किस हद तक इंक्रीज है, कितनी महंगाई हुई है, तो इन्फ्लेशन उसको कहते हैं। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ठीक है। उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली बात करती है एब्सलूट राइज इन प्राइस लेवल में। ठीक है। खालिस्तान प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है, रदर देन रिलेटिव राइज।
ठीक है। ये नहीं हम कह सकते कि भाई ये चीज़ जो है वो चाइना में इतने की है, पाकिस्तान में इतने की है, तो यहाँ पे महंगाई है। नहीं, अगर लगातार आपकी चीज़ों की प्राइस बढ़ती रहे और एब्सोल्यूट लेवल पे आपको पता हो कि वाकई में ही चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो फिर इन्फ्लेशन होगी। देन ये है कि ओनली राइज इन वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, नॉट इन चेंज इन प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। महंगाई का मतलब है कि गुड एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ना, ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। मतलब वहाँ पे स्टॉक जो है या शेयर्स जो हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गई है। हाँ, अगर वहाँ पे गुड एंड सर्विसेज महंगी हो रही हैं तो फिर इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, इट considers एवरेज प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स rather देन पर्टिकुलर गुड। अगर एक खास चीज महंगी हो रही है, से कि अगर खाली आटा ही महंगा होता जा रहा है, तो किसी और रीजन से भी महंगा हो सकता है। महंगाई तब समझी जाएगी जब पहले से डिटरमिन की हुई गुड्स जो हैं उनकी एवरेज प्राइस, मतलब सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है जो पहले से डिटरमिन की गई हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट को पता होगा कि ये हमारी इकोनॉमी की बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर उन सब की प्राइस बढ़ेगी तो तब महंगाई समझी जाएगी। किसी एक खास पर्टिकुलर गुड की प्राइस बढ़ना महंगाई का नाम नहीं है। अच्छा, इट considers only persistent rise in overall price level rather than a particular year। अगर साल किसी एक साल के अंदर महंगाई हुई है या साल के दौरान कभी एक टाइम के ऊपर महंगाई हुई है चीज़ों की कीमत में, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। ये लगातार चीज़ों की प्राइसेस के बढ़ने का नाम है। ठीक है। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनकी प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें हैं जैसे रियल एंड नॉमिनल प्राइसेस। ये हम रियल और नॉमिनल पहले भी पढ़ चुके हैं। रियल का मतलब होता है कि विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल का मतलब होता है विद इन्फ्लेशन। ठीक है। तो प्राइसेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो रियल प्राइस या रियल रेट क्या होता है, अ, जिसके अंदर इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट हुई होती है। मतलब विदाउट इन्फ्लेशन जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये रेट क्या है, ये रियल रेट है। मतलब हर वो रेट या हर वो प्राइस जिसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म कर दिया जाए तो वो रियल पे आ जाता है। प्राइस विदाउट इन्फ्लेशन क्या कहलाती है, रियल प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब अगर नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल होता है अनएडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जिसमें अभी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं हुई। मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन अगर हम देखें किसी भी रेट को या प्राइस को, तो उसको हम कहेंगे ये नॉमिनल रेट है। ठीक है। प्राइसेस विद इन्फ्लेशन क्या कहलाएंगी, नॉमिनल प्राइस। रेट की बात करें तो रेट विद इन्फ्लेशन क्या कहलाएगा, आपका नॉमिनल रेट कहलाएगा। ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ रेल लग जाए तो उसका मतलब यह है कि वहाँ से इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म कर दिया गया है, और अगर नॉमिनल लग जाए तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट अभी मौजूद है। अच्छा, अब अगर हमें कहा जाए कि रियल रेट कैलकुलेट करना है और हमें नॉमिनल रेट गिवन हो और इन्फ्लेशन रेट गिवन, ठीक है, से कि हम कहते हैं कि 10% है नॉमिनल रेट और इन्फ्लेशन रेट है 5%, तो हम क्या रियल रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रियल रेट है 5%। रियल रेट का मतलब ये है कि भाई नॉमिनल आजकल जो चल रहा है महंगाई के साथ वो है 10%, और उसमें महंगाई की शरह कितनी है, 5%। तो बाकी कितना है वो है रियल। अच्छा, जब आपके पास किसी भी टाइम पे एक इक्वेशन आ जाए तो वहाँ पे कोई भी मिसिंग हो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इन्फ्लेशन रेट भी निकाल सकता हूँ। इन्फ्लेशन रेट मेरा इक्वल होगा रियल रेट लेस माइनस नॉमिनल रेट। ठीक है। और अगर मैं नॉमिनल रेट निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। नॉमिनल रेट इक्वल होगा इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल रेट। ठीक है। तो ये आप यहाँ से कोई भी फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। मतलब एक इकोनॉमी में अगर महंगाई है तो उसको नापा कैसे जा सकता है। अच्छा, इसके लिए एक तरीका है जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सीपीआई कहते हैं। ये आपने हो सकता है कि पढ़ा भी हो अपने स्टैट या मैथ वाले पेपर के अंदर। हमारे सिलेबस में इसकी कैलकुलेशन नहीं है, बट इसके बारे में जानना ज़रूरी है, और इन्फ्लेशन को मेजर करना हमारे सिलेबस में। ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या, इसके बारे में समझना ये हमारे सिलेबस की हद तक ज़रूरी है कि इसको समझा जाए कि है क्या। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इससे हम मेजर करते हैं, नापते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है। से कि एक बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज बना ली, इसमें डिफरेंट हमारे पास जो है वो गुड्स पड़ी हुई हैं, कुछ डिफरेंट सर्विसेज हमने इसमें डाल ली है, या
बास्केट बनाना मतलब ये है कि आपने एक पेज के ऊपर पहले से डिटरमिन कर लिया कि ये गुड्स और ये सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी है, उनका एक एवरेज रेट ले लो आप। ठीक है, ये मैथ में आपने पढ़ा होगा कि वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज रेट उसका ले लो। ठीक है, ये जो वेटेड एवरेज उसकी रेट है या उसका प्राइस है बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज का, इसको जिस मेथड से नापा जाता है ना उसको हम कहते हैं सीपीआई। ठीक है, से के पिछले साल ये रेट या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक खास अमाउंट का था, से के 100 था, अब अगर ये 110 हो गया है इसी बास्केट का, तो इसका मतलब ये है कि 10% से इंक्रीज आया है महंगाई में। अच्छा, मेयरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन, द सीपीआई, हाउ टू मेजर सीपीआई, सॉरी, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे मेजर किया जाता है। सीपीआई इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमिन्ड बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें जितनी भी हमने पहले से डिटरमिन की हुई हैं गुड एंड सर्विसेज, उनकी प्राइसेस में जो चेंज आता है उसको हम लेते हैं। ठीक है, वेट्स आर असाइंड टू ईच आइटम बाय देयर इंपॉर्टेंस, उसमें से जो चीज़ जितनी ज़रूरी होती है उसको उतना ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर हम आटा भी लें, पेट्रोल भी लें, ठीक है, चीनी भी लें, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें ले लें, से कि 200-300 चीज़ें ले लें। अब हम देखेंगे इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जैसे कि हम कहते हैं आटा बहुत ज़रूरी है तो इसको हम ज़्यादा वेटेज देंगे। ठीक है, पेट्रोल बहुत ज़रूरी है, इसको वेटेज देंगे। अब इसके हिसाब से इसको कितनी वेटेज देनी है ये डिपेंड करता है। चीनी बहुत ज़रूरी है, इसको देंगे। ठीक है, फिर मेडिसिन होंगी, इस तरह डिफरेंट चीज़ें होंगी, उनको उसके हिसाब से वेटेज दी जाती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी कम ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फाइनली वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड, और फिर इन चीज़ों की वेटेड एवरेज कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, सीपीआई फॉर एग्जांपल 2021 की इस तरीके से निकाली जा सकती है कि टोटल वेटेड इंडेक्स लो, उसको डिवाइड करो टोटल वेट के साथ। ठीक है, तो सीपीआई का फार्मूला कुछ इस तरह का होता है, समेशन इनटू प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेट, ये चीज़ों की एवरेज प्राइस होगी, ये उनको जो वेट दिया होगा वो होगा, और डिवाइड कर दो समेशन ऑफ वेट, तो हमारे पास सीपीआई निकल आती है। से कि प्राइसेस 10 है, वेट जो है वो 1100 है, और डिवाइड करो जब वेट के समीशन से तो वो 100 है, तो आपके पास 110 क्या आ गई है, सीपीआई आ गई है। ठीक है, एक साल में अगर सीपीआई 100 थी, नेक्स्ट ईयर सीपीआई 110 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, कितना चेंज आया, 10 से चेंज आया। ठीक है, इन्फ्लेशन हुई है 10%। अच्छा, कैलकुलेशन की बात आती है जो हमारे सिलेबस में है, ये जो प्रीवियस स्लाइड थी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आज तक आई कैप ने इस तरीके से कोई आपसे सोल्व नहीं करवाया कोई क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, आपको ये अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं कैलकुलेशन जो हमारे सिलेबस में, उसमें हमारे सिलेबस में है कि आपको इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है जैसे हम चेंज इन डिमांड निकालते थे, सेम इसी तरह हम चेंज इन प्राइस लेवल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, से कि हमारे पास प्राइस लेवल है ईयर 1 का, दिस इज ईयर 1, और प्राइस लेवल है ईयर नोट का, मतलब पिछले साल का, ये बेस ईयर इसको हम कह लें, ये बेस ईयर है, पिछले साल का साल है, इसमें प्राइस लेवल क्या था और आज प्राइस लेवल क्या है, मतलब ईयर 1 में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपके पास प्राइस लेवल में चेंज आ जाएगी। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं पिछले साल की निस्बत, मतलब हम यही देखते हैं ना कि पिछले साल की निस्बत क्या, कितनी महंगाई हुई है, तो पिछला साल हमारा से कि बेस ईयर है, उसकी बेस के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर हम देख रहे हैं कि कितनी महंगाई हुई। सो आपने चेंज ले लिया पिछले साल की निस्बत, ईयर नोट की निस्बत ईयर 1 में क्या प्राइसेस थी, इनका चेंज ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया बेस ईयर के साथ, ईयर नोट के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा। अच्छा, इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन ये आपको आनी चाहिए, इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझें, तो हम कहते हैं कि सपोज प्राइस लेवल वाज 110 इन टैक्स इन 2011, 2021 के अंदर, सॉरी, प्राइस लेवल 2021 में कितना था, 110 था। ठीक है, अब ये प्राइस लेवल कैसे निकला होगा, ये हो सकता है हमने सीपीआई यूज़ किया हो। अच्छा, और प्राइस लेवल 2022 में कितना है, 120। ठीक, तो इन्फ्लेशन निकालने अगर हम 2022 में कितनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ईयर 1 का प्राइस लेवल माइनस ईयर नोट का प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय ईयर नोट का प्राइस लेवल,
तो ये है 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 9.09% जो है ना वो इन्फ्लेशन हुई है, ठीक है। अज्यूम दैट बेस इंडेक्स इज 100, से कि हम कोई बेस इंडेक्स बनाते हैं कि जिसके निस्बत हम देखेंगे कितना चेंज आया है, तो अगर हम उसको 100 रखें, इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 165, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास एक बेस इंडेक्स है, ठीक है, वो 100 है, ठीक है। और ब्रेड की प्राइस की अगर हम बात करें तो वो 165 हुई है 150 से, तो कितना चेंज आया है, 15 रुपये का, ठीक है, ठीक है। और ये बेसिकली 15 रुपये कितना था, इस बेस ईयर का 10% इंक्रीज था, ठीक है। अगर मैं इसको ये करूँ 165 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको लगेगा कि ये 10% ही इंक्रीज आया है। देन द न्यू प्राइस इंडेक्स वुड बी 110। तो प्राइस इंडेक्स नया कैसे निकालेंगे आप, बेस ईयर इंडेक्स प्लस जो आपका इंक्रीज आया है 10% का, 10 रुपीज़ का, वो आप इसमें ऐड करें तो आपके पास 110 आ जाएगा। ये न्यू प्राइस इंडेक्स बन जाएगा, न्यू इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। पुराना इंडेक्स प्लस जो प्राइस में चेंज आया है उसका डिफरेंस, तो आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब कितने परसेंट डिफरेंस आया है, 10% डिफरेंस आया है। यहाँ पे अगर आप निकालें इसको तो 10% डिफरेंस आया है। इसको अगर बेस ईयर के इंडेक्स में ऐड कर दूँ तो मेरे पास न्यू इंडेक्स आ जाएगा 110 का। अच्छा, ये जो सीपीआई है, मेजर करने में सीपीआई के थ्रू कुछ लिमिटेशंस को फेस करना पड़ता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब इसके कुछ मसाइल हैं। वो मसाइल क्या हैं कि ये जो हमने कहा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक प्री डिटरमिन्ड बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइसेस और उनके वेटेज के हिसाब से निकाली जाती है। ये जो वेटेज होती है ना, ये वेटेज और ये प्राइसेस, इनका जो एक आप कैलकुलेशन करते हो, ये फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। इट इज़ नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पेंडिंग हैबिट्स। अब लाजमी नहीं होता कि सारे लोग ब्रेड ही खाएं, ठीक है, कुछ उसमें से रोटी के ऊपर भी गुजारा करते होंगे। लाजमी नहीं है कि सारे सुबह नाश्ते में अंडा खाएं, ठीक है। तो अंडे की प्राइस अगर बढ़ रही है तो जो लोग अंडा नहीं खा रहे उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उनके हिसाब से इन्फ्लेशन उस तरह नहीं हुई। सो ये फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्पेंडिंग की हैबिट्स होती है, वो किस तरह खर्चा कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर कितने परसेंट खर्चा कर रहे हैं, ये सब लोगों का डिफरेंट होगा, ठीक है। लाइक अगर एक सिंगल बंदा है तो उसके खर्चे बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके के होंगे, और जो मैरिड हैं उनके बिल्कुल डिफरेंट होंगे, या जो अमीर हैं उनके डिफरेंट होंगे, जो गरीब फैमिलीज हैं उनके डिफरेंट होंगे, ठीक है, जो यंग हैं उनके डिफरेंट होंगे, जो ओल्ड हैं उनके डिफरेंट होंगे। सो सीपीआई नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक सबसे पहली लिमिटेशन है। अच्छा, लिमिटेशंस के खाली आप अगर नाम ही याद कर लेंगे ना, जैसे ये है नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव, तो इट्स ओके, ठीक है, आप इससे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्या है लिमिटेशन, चेंजिंग क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। हम कहते हैं सीपीआई में हमें अगर सारी गुड्स जो हमने बास्केट में पहले से डिटरमिन करके रखी थी उनके प्राइसेस बढ़ती हैं, तो हम कहेंगे कि इस दफ़ा इन्फ्लेशन हो गई। लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब है कि सेम चीज़ की प्राइस पिछले साल कुछ और होना, इस साल कुछ और होना। लेकिन अगर किसी गुड की क्वालिटी बेहतर हुई है जिसकी वजह से वो महंगी हो गई है, तो इसका मतलब तो नहीं है कि इन्फ्लेशन हुई है। अगर किसी इकोनॉमी में मेजोरिटी ऑफ गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो गई जिसकी वजह से उनकी प्राइस भी थोड़ी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन नहीं हुई, बट क्वालिटी जो इंक्रीज की उसके चार्जेस बढ़े हैं। तो सीपीआई जब देखेगा ना, सीपीआई ये नहीं देखेगा कि भाई उसकी क्वालिटी चेंज हुई इस वजह से प्राइस बढ़ गई। सीपीआई ने तो उनकी प्राइसेस लेनी है, उनकी वेटेज लेनी है, उसकी बेस के ऊपर इन्फ्लेशन निकाल देनी है। सो सीपीआई की ये भी लिमिटेशन है कि ये इग्नोर कर देता है कि अगर क्वालिटी बेहतर होने से चीज़ों की या सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाए तो वो भी सीपीआई इन्फ्लेशन में ही काउंट करता है। Price increase may be due to difference in quality of good and services, not due to inflation. Sometime हो सकता है कि इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से प्राइसेस ना बढ़ रही हो लेकिन उनकी क्वालिटी बेहतर हो रही हो जिसकी वजह से वो महंगी हो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन है, लेकिन सीपीआई उसको इन्फ्लेशन ही कंसिडर करेगा। अच्छा, उसके बाद है कि इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। आपको ना बेस ईयर डिसाइड करना पड़ता है कि किस साल की निस्बत आप जो है वो इन्फ्लेशन देख रहे हो, ठीक है। तो ये डिबेटेबल है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट बेस ईयर होगा, कौन सा सबसे बेस्ट बेस ईयर है जिसके साथ कंपेयर करके देखा जाए कि प्राइसेस बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी। तो ये इंडेक्स नंबर जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है स्पेंडिंग पैटर्न।
यहाँ पे सीपीआई में लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। एक पहले से डिटरमिन कर लिया जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको ज़्यादा वेटेज दें, और ये चीज़ें कम ज़रूरी हैं उनको कम वेटेज। बल्कि डिफरेंट लोग जो होते हैं वो डिफरेंट पीपल जो हैं वो डिफरेंट तरीके की हैबिट्स रखते हैं, उनकी स्पेंडिंग का तरीका डिफरेंट होता है, सो उनके लिए वेटेज भी डिफरेंट होती है, लेकिन सीपीआई इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। सो ये कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन की कुछ डिग्रीज होती हैं, किस किस तरह की इन्फ्लेशन हो सकती है, कौन सी इन्फ्लेशन किस डिग्री पे है, कौन सी इन्फ्लेशन कितनी खतरनाक है, ठीक है। तो ये डिग्रीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।